नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बड़ा जादुई सा लगता है, यूनिकॉर्न। हम्म। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टअप की दुनिया का कोई फैंसी शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोच है, एक मानसिकता है। मतलब बहुत बड़ा सपना देखने की और फिर उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत करने की। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी की जड़ तक जाते हैं। कुछ कहानियां हैं जो जुनून और हिम्मत दिखाती हैं, और कुछ में एक कामयाब बिजनेस खड़ा करने के प्रैक्टिकल कदम भी बताए गए हैं। तो आज का मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े सपनों में आखिर ताकत क्या होती है और कैसे कभी-कभी हमारा अपना माहौल ही हमारी सोच पर ब्रेक लगा देता है। हाँ, और उन ब्रिक्स को तोड़कर जो नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। चलिए, तो शुरुआत कहाँ से करें? डेमन जॉन की कहानी से करते हैं? हाँ, वो कहानी, वो बड़े सपनों और उन पर हंसने वाली दुनिया की एक परफेक्ट मिसाल है। बिल्कुल। सोचिए 1990 का दशक है, न्यूयॉर्क का क्वींस इलाका। एक लड़का अपने घर में बैठकर कुछ टोपियां सिल रहा है और अपने दोस्तों से कहता है कि वो इसे एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बनाएगा। और क्या हुआ होगा? सब हंसे उस पर। हंसे ही होंगे। हंसना तो मतलब स्वाभाविक भी था। उनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ $40 और एक सिलाई मशीन से। बस ये वो दौर था जब वो दिन में घर पर टोपियां बनाते थे और रात में रेड लॉबस्टर रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे। ताकि घर का खर्च चल सके। मतलब पूरा जुनून था, एक जिद थी। और उस जिद पर किसी और ने नहीं तो उनकी माँ ने भरोसा किया। ये बात मुझे बहुत कमाल की लगती है। हाँ, उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया ताकि डायमंड को एक मौका मिल सके, अपने सपने को आजमाने का एक चांस। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि लोग हंसे क्यों थे। स्रोत में कुछ सवाल दिए गए हैं जो लोग उस वक्त पूछते थे, जैसे हिप हॉप और रैप गाने वाले इसके बनाए कपड़े पहनेंगे, या फिर ये टॉमी हिलफिगर जैसे बड़े ब्रांड्स का मुकाबला कैसे करेगा। एग्जैक्टली। लोगों की हंसी असल में उनकी अपनी सोच की सीमा थी। वो उस वक्त की हकीकत से आगे देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन डेमन जॉन ने इन सवालों को अपनी हकीकत नहीं बनने दिया। उनका एक बड़ा मजबूत सिद्धांत था, परमिशन से पहले प्रूफ। हाँ, मतलब किसी से इजाजत मत मांगो, काम करके दिखाओ। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई बड़ा स्टार आकर उन्हें मौका देगा। उन्होंने खुद मौके बनाए। उस वक्त के जो नए नए हिप हॉप स्टार्स उभर रहे थे, जैसे LL कूल जे, उन्होंने उन्हें अपने कपड़े भेजे। और फिर एक बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया। बहुत स्मार्ट। उन्होंने LL कूल जे को मना लिया कि वो उनके ब्रांड FUBU की टोपी पहनकर एक मशहूर ब्रांड गैप के विज्ञापन में नजर आए। और बस दुनिया की नजर उन पर पड़ी। कहते हैं एक अखबार के विज्ञापन से उन्हें $3 लाख के ऑर्डर मिल गए थे। और ये सिलसिला चलता रहा। मेहनत, नए आइडियाज और आखिरकार सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने उनके साथ पार्टनरशिप की, जिसने FUBU को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। मतलब $6 अरब की सेल्स। कमाल है। और मजे की बात देखिए, वही डेमन जॉन जिनके सपनों पर दुनिया हंसती थी, आज अमेरिका के मशहूर शो शार्क टैंक में बैठकर नए सपने देखने वालों को पैसा और मौका दे रहे हैं। ये कहानी इस लाइन को सच साबित करती है कि अगर लोग आपके सपनों पर हंस नहीं रहे हैं तो आपके सपने शायद काफी बड़े नहीं हैं। सही बात है। पर यह बात मुझे एक दूसरे सवाल की तरफ ले जाती है। डेमन जॉन की कहानी हिम्मत की है, लेकिन क्या होता है जब आपके सपने बड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने बड़ी दुनिया देखी ही नहीं। आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है। ये हमें हमारी दूसरी कहानी की तरफ ले जाता है, जो दिखाती है कि हमारा माहौल हमारे सपनों का कैनवस कैसे तय करता है। ये कहानी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की है। एक टीचर ने क्लास में एक बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? और उस बच्चे ने बड़े गर्व से जवाब दिया, मैं दिल्ली पुलिस में सिपाही बनूंगा। टीचर को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, सिपाही ही क्यों? इंस्पेक्टर, ACP या DCP क्यों नहीं बनना चाहते? और उस बच्चे का जो जवाब था वो बहुत मासूम लेकिन बहुत गहरा था। हाँ, उसने कहा, सर मुझे नहीं पता कि ACP या DCP कौन होते हैं, लेकिन मैंने अपनी कॉलोनी में एक सिपाही को आते देखा है। जब वो आता है तो सब उसे सलाम करते हैं, सब उसकी इज्जत करते हैं। मुझे बस वही बनना है। ये कहानी एम्बिशंस की कमी की नहीं है। नहीं, ये एक्सपोजर की कमी की है। बिल्कुल। उस बच्चे का सपना उतना ही बड़ा था जितनी बड़ी उसने अपनी दुनिया देखी थी। उसकी आंखों ने उसे सिर्फ सीढ़ी का पहला पायदान दिखाया था, तो वो चोटी का सपना कैसे देखता? ये बात मुझे फिल्म 12th फेल के मनोज की याद दिलाती है। हाँ बिल्कुल। जब कहानी शुरू होती है तो उसका सपना क्या होता है? बस एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी। हाँ, एक PSC की परीक्षा पास करना।
उसने कभी आईपीएस अफसर बनने का सोचा तक नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। उसकी पीएससी की परीक्षा रद्द हो जाती है और वो निराश होकर बैठा होता है, और तभी कोई उसे भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के बारे में बताता है। वो पूछता है, ये आईपीएस क्या होता है? और जब उसे उस पद की ताकत, उसकी जिम्मेदारी और लोगों की जिंदगी बदलने की उसकी क्षमता का एहसास होता है, तो उसका सपना अचानक बदल जाता है। और वो सिर्फ बदलता नहीं, बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, वो अपना लक्ष्य छोटा नहीं करता, बल्कि उसे और ऊंचा कर देता है। बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी सपोर्ट के, बार-बार फेल होने के बावजूद वो लगा रहता है। जब तक कि वो वर्दी पहन नहीं लेता। तो ये दोनों कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि बड़ा सपना देखना सिर्फ एक व्यक्तिगत चॉइस नहीं है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा समाज, हमारे स्कूल, हमारे घर हमें दुनिया कितनी बड़ी दिखाते हैं। सही बात है। अगर हम बच्चों को सिर्फ आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाएंगे, तो उनसे पूरे ब्रह्मांड के सपने देखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। और जब यही बड़ा सपना, ये बड़ा विजन बिजनेस की दुनिया में आता है, तो उसे एक खास नाम दिया जाता है, यूनिकॉर्न। तो ये यूनिकॉर्न आखिर है क्या? ये सिर्फ $1 अरब की कंपनी है या उससे कुछ ज्यादा? देखिए, बिजनेस की दुनिया में यूनिकॉर्न उन प्राइवेट स्टार्टअप कंपनियों को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा होती है। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। ये उन आइडियाज के बारे में है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं, किसी बड़ी समस्या को सुलझाते हैं। मतलब एक यूनिकॉर्न बनाना सिर्फ अमीर बनना नहीं है, ये बड़े पैमाने पर बदलाव लाना है। बिल्कुल। और भारत में तो ऐसे यूनिकॉर्न्स की लाइन लगी हुई है, जिनके आइडियाज पर कभी लोग हंसते थे। हाँ, ओला के भावेश अग्रवाल को ही ले लीजिए। जब उन्होंने कहा कि वो भारत में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के पूरे सिस्टम को बदल देंगे, तो लोगों ने कहा ये नामुमकिन है। आज ओला की कहानी सबके सामने है। या मामाअर्थ की गजल और वरुण अलग, उनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक पर्सनल प्रॉब्लम से। हाँ, अपने बच्चे के लिए बाजार में सुरक्षित टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स न मिलने की प्रॉब्लम से, और उसी प्रॉब्लम ने एक ऐसे ब्रांड को जन्म दिया जो आज हजारों करोड़ का है। मेरा पसंदीदा उदाहरण तो फ्लिपकार्ट का है। सचिन और बिन्नी बंसल अमेज़न में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर भारत में ऑनलाइन किताबें बेचने का फैसला किया। उस जमाने में लोग ऑनलाइन एक पेन खरीदने से डरते थे और ये किताबें बेचने चले थे। सबने कहा ये पागलपन है। और आज वो पागलपन भारत का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। लिस्ट बहुत लंबी है। रेजर पे, जिसने ऑनलाइन पेमेंट को बच्चों का खेल बना दिया, और लेंसकार्ट, जिसने चश्मों को एक जरूरत से फैशन बना दिया और हर किसी की पहुंच तक पहुंचाया। ये सब वो आइडिया थे जो कल तक मजाक लगते थे। बिल्कुल। तो इन सब कहानियों को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आता है। हम उद्यमी या एंटरप्रेन्योर शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या हर बिजनेस का मालिक एक उद्यमी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज़रोधा के को-फाउंडर है निखिल कामत। वो कहते हैं, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखा है। उनका मानना है कि सफलता अक्सर हमें सिखाती कम और आत्मसंतुष्ट ज्यादा बना देती है। तो उद्यमिता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये रिस्क लेने, फेल होने और फिर उठकर खड़े होने का जज्बा है। हमारे स्रोत में क्लासरूम की बातचीत का जिक्र है जो इस बात को और साफ करती है। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। टीचर क्लास में 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक मोमोज बेचने वाले की और एक ऑफिस में काम करने वाले की। फिर वो बच्चों से पूछते हैं, क्या हर कोई जो बिजनेस चला रहा है वो एक उद्यमी है? और बच्चे बहुत समझदारी से जवाब देते हैं, शायद नहीं। हाँ। कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार का पुराना बिजनेस आगे बढ़ा रहे होते हैं, उसमें कुछ नया नहीं करते, कोई नया रिस्क नहीं लेते। तो यहाँ से ये बात निकलती है कि उद्यमिता सिर्फ बिजनेस चलाने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाने, वैल्यू जोड़ने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाम है। एग्जैक्टली। उसी बातचीत में एक लड़की पूछती है, मेरी चाची घर से हाथ के बने बैग बनाकर इंस्टाग्राम पर बेचती हैं, क्या वो भी एक उद्यमी है? इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल है। उद्यमिता का स्केल से कोई लेना देना नहीं है। वो चाची एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं, खुद रिस्क ले रही हैं और एक नया मार्केट बना रही हैं। यही तो उद्यमिता की आत्मा है। हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के लिए नहीं है। तो अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहता है, एक यूनिकॉर्न बनाने का सपना देखता है, तो क्या इसका कोई रोड मैप है, कोई तयशुदा रास्ता? कोई गारंटी वाला रास्ता तो नहीं है, लेकिन स्रोत में कुछ ऐसे कदम जरूर बताए गए हैं जो ज्यादातर सफल यूनिकॉर्न्स ने उठाए हैं। अच्छा। इसे हम 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है आइडिया और उसकी नींव। ठीक है, तो नींव में पहला कदम क्या है? पहला कदम है एक साहसिक और बड़ा दृष्टिकोण, एक बोल्ड विजन।
यूनिकॉर्न छोटे मोटे सुधार से नहीं बनते। वो तब बनते हैं जब कोई कहता है लोगों के यात्रा करने का, खरीदारी करने का या सीखने का तरीका ही बदल देते हैं। जैसे ओला का आइडिया था, टैक्सी बुक करना एक बटन दबाने जितना आसान होना चाहिए। ये उस वक्त एक बहुत बड़ा और साहसी विचार था। बिल्कुल। और दूसरा कदम है अपने विचार को जल्दी से जल्दी परखना, वैलिडेट योर आइडिया। मतलब परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए। हाँ, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP बनाइए, यानी प्रोडक्ट का एक ऐसा बेसिक वर्जन जो काम करता हो और उसे असली ग्राहकों के हाथ में दीजिए। उनसे फीडबैक लीजिए। हाँ, फ्लिपकार्ट ने यही किया था। उन्होंने पूरी दुनिया का सामान बेचने से शुरुआत नहीं की, सिर्फ किताबें बेचकर अपने आइडिया को परखा। और नींव का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाना। स्केलेबल? स्केलेबल का मतलब है कि आपका बिजनेस 10 ग्राहकों को जितनी आसानी से सेवा दे सकता है, उतनी ही आसानी से 10 लाख को भी दे सके, बिना लागत को उसी अनुपात में बढ़ाए। यही वो इंजन है जो एक छोटे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न तक ले जाता है। जैसे रेजर पे ने एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया जिसे आज हजारों छोटे बड़े बिजनेस आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई नींव की बात, बड़ा विजन, MVP और स्केलेबल मॉडल। अब अगला हिस्सा क्या है? अगला हिस्सा है ग्रोथ का इंजन। इसमें 2 चीजें आती हैं। चौथी, एक कमाल की टीम बनाना। ये तो बहुत जरूरी है। आप अकेले यूनिकॉर्न नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके विजन में विश्वास करते हों, जो तेजी से काम करने और नया सोचने से न डरते हों। और पांचवी चीज होगी पैसा, मतलब स्मार्ट निवेश। बिल्कुल, स्मार्ट निवेश। यूनिकॉर्न बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं। आपको ऐसे निवेशक चाहिए जो सिर्फ पैसा न दें, बल्कि अपना अनुभव, अपने कॉन्टैक्ट्स और सही सलाह भी दें। वो आपके सफर में पार्टनर बने। तो नींव तैयार है, ग्रोथ का इंजन भी लग गया। अब आखिरी हिस्सा यानी एग्जीक्यूशन। इसमें क्या आता है? इसमें सबसे पहले यानी छठा कदम है ग्राहक को भगवान मानना, कस्टमर ऑब्सेशन। अच्छा। महान उद्यमी $1 अरब की वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागते, वो अपने ग्राहकों का दिल जीतने के पीछे भागते हैं। ज़ोमैटो को देखिए, उन्होंने रेस्टोरेंट और खाने वाले दोनों की सुनी, लगातार अपने ऐप को, अपनी सर्विस को बेहतर बनाया। और 7वां कदम शायद सबसे मुश्किल है, लचीलापन और दृढ़ता, अडेप्टेबिलिटी एंड परसिवरेंस। हाँ, यूनिकॉर्न बनने का रास्ता सीधा नहीं होता, वो उतार चढ़ाव से भरा होता है। आपको हालात के हिसाब से बदलने के लिए तैयार रहना होगा और बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने की हिम्मत रखनी होगी। डेमन जॉन ने गैराज में टोपी बेचने से लेकर ग्लोबल फैशन एम्पायर बनाने तक न जाने कितनी बार अपनी रणनीति बदली होगी। बिल्कुल। और आखिरी 8वां कदम, वो है सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, प्रभाव यानी इम्पैक्ट के लिए काम करना। मतलब? आज के सबसे सफल यूनिकॉर्न वो हैं जो समाज में कोई सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। ज़ेरोधा यूनिकॉर्न क्यों बना? क्योंकि उसने करोड़ों आम भारतीयों के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश को सस्ता और आसान बना दिया। उसने एक बड़ा प्रभाव पैदा किया। तो ये 8 कदम सुनने में तो सीधे लगते हैं, लेकिन असल में ये एक पूरी मानसिकता है। ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक जुनून है। बिल्कुल। ये लोग जादूगर नहीं है, ये वो लोग हैं जिनमें किसी समस्या को सुलझाने की अटूट लगन, रचनात्मकता और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का विश्वास होता है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार यही है कि बड़ा सपना देखने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये डेमन जॉन की मेहनत हो या 12th फेल के मनोज का हौसला, सब कुछ मानसिकता पर आकर टिकता है। यूनिकॉर्न पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं। उन लोगों द्वारा जो नामुमकिन में यकीन करते हैं और उसे सच करने की हिम्मत रखते हैं। और इस व्यक्तिगत सपने को एक बड़े राष्ट्रीय सपने से भी जोड़ा जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत में विकसित भारत 2047 के विजन का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है। नहीं, ये देश के युवाओं के लिए एक बुलावा है, एक कॉल टू एक्शन है कि बड़ा सोचो, मजबूती से कुछ बनाओ और खुद पर विश्वास करो। बिल्कुल। ये एक मिशन है जिसमें हर बड़ा सपना, हर नया स्टार्टअप, हर यूनिकॉर्न अपना योगदान दे सकता है। सही बात है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए हम कुछ सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पहला सवाल, वो कौन सा एक सपना है जो आपको बहुत बड़ा या शायद थोड़ा पागलपन भरा लगता है और उसे हकीकत बनाने से आपको कौन सी चीज रोक रही है? दूसरा, अगर फेल होने का डर मान लीजिए पूरी तरह से खत्म हो जाए,
तो आप दुनिया की कौन सी ऐसी अनोखी समस्या को हल करना चाहेंगे? और आखिरी सवाल, आज अभी आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जो आपको उस बड़े सपने के थोड़ा और करीब ले जाए? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा।